सो हेलो दोस्तों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं उत्सर्जन का पार्ट 1 हम लोग देख लिए थे। पार्ट 1 में हम लोग देख लिए थे पूरा इंट्रोडक्शन, पूरे रूप से हम लोग देख लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसको आगे के सेक्शन को शुरू करने वाले हैं। इसके आगे के कार्यक्रम बढ़ाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप जाकर वहाँ पे आप ज्वाइन। तो देखिए, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। कहता है उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जन किसको कहते हैं, ये हम लोग लिखेंगे। तो जीवों के शरीर में जितने भी उपापचय मतलब उपापचय क्रिया मतलब क्या होता है, पाचन की क्रिया हो गया। उसके अतिरिक्त यहाँ पे भोजन के पचना हो गया है ना। उसके बाद अपशिष्ट रक्त को बहाव हो गया। ये सारे चीज़ जो है उपापचय क्रिया के फलस्वरूप, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। यहाँ पे उत्सर्जित पदार्थ के रूप में मूत्र भी बनता है, मल भी बनता है। तो उपापचय मतलब आप समझ गए होंगे कि जीवों के शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ को निष्कासन क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब इसके अतिरिक्त जो जो पदार्थ निकलता है तो उसको हम लोग कहते हैं उत्सर्जित पदार्थ, है ना। तो उसको हम लोग किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि उत्सर्जन के फलस्वरूप शरीर से निकलने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, उत्सर्जित पदार्थ का। जैसे अमोनिया निकलेगा, यूरिया निकलेगा, यूरिक अम्ल निकलेगा, तो ये सारे उत्सर्जित पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है उसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है हमारे शरीर से, जो कि ये प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ है कि नहीं। तो ये आप लोग उत्सर्जन के बिल्कुल परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। उत्सर्जन किसको कहते हैं, बिल्कुल उत्सर्जित पदार्थ किसको कहते हैं, ये सारे चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो उत्सर्जन जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होता है तो उसको कहते हैं उत्सर्जन। जो उत्सर्जित पदार्थ और जो आवश्यक होता है वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक पदार्थ होते हैं। आगे है जंतुओं में उत्सर्जन किसको कहते हैं, तो ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हमारे इस पृथ्वी पर दो तरह के जीव पाए जाते हैं। एक तो वैसे जिसका संरचना सरल होता है ना, ये कोशिकीय होता है। और एक वैसे जो कि बहुकोशिकीय होते हैं, एक वैसे जो कि बहुकोशिकीय होते हैं और एक वैसे जीव जो जिसका शरीर एक कोशिका से बना होता है ना। तो एक कोशिकीय जंतुओं में उत्सर्जित पदार्थों को क्या करने के लिए, बाहर निकालने के लिए किसी भी प्रकार से उत्सर्जित अंग नहीं होता है। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एक कोशिकीय जंतुओं या सरल बहुकोशिकीय जंतुओं में उत्सर्जित पदार्थों के निकालने के लिए विशेष अंग नहीं होते हैं। ये अपना उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया द्वारा होता है। लेकिन जटिल बहुकोशिकीय जंतुओं में उत्सर्जित पदार्थों को निकालने के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, जिसे उत्सर्जित अंग कहते हैं। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा, जिसका शरीर जो है सरल है, जिसका संरचना सरल है, उसको बाहर निकालने के लिए यानी उसमें से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने के लिए किसी भी प्रकार के विशेष अंग नहीं पाया जाता है। जिस प्रकार से बहुकोशिकीय जटिल यानी जटिल बहुकोशिकीय जंतुओं में पाया जाता है उत्सर्जित अंग पाया जाता है अलग प्रकार से, उसी प्रकार से पाचन तंत्र अलग होता है कि नहीं। तो सारे चीज़ जो है जटिल बहुकोशिकीय में अलग अलग तंत्र होता है, जो कि सभी का कार्य अलग अलग होते हैं। तो उसके तरह जो है यहाँ पे जटिल सरल बहुकोशिकीय जंतुओं में नहीं पाया जाता, बल्कि इसमें विसरण क्रिया द्वारा उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो ये बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग खास देखते हैं मनुष्य में उत्सर्जन। तो मनुष्य में उत्सर्जन देखने से पहले हम लोग जानते हैं वृक्क, क्योंकि मनुष्य में एक महत्वपूर्ण अंग है जिसको नाम है वृक्क, और ये महत्वपूर्ण उत्सर्जित अंग है ना। इससे संबंधित मूत्रवाहिनी होता है, मूत्राशय होता है और मूत्र मार्ग होता है। ये तीनों मिलकर ये तीनों किससे संबंधित होता है, तो वृक्क से संबंधित होता है। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, वृक्क से संबंधित 3 अंग होते हैं, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। ये तीनों भाग इसी का भाग है, किसका, तो वृक्क का। अब देखिए, वृक्क हम लोग जानते हैं वृक्क क्या है।
तो मनुष्य में देखिए, मनुष्य में जोड़ा यानी जोड़ा वृक्क मतलब कि एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है। मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है। प्रत्येक वृक्क उदर गुहा की पृष्ठ देह भीति से सटे हुए कशेरुकदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। कशेरुकदंड मतलब कि लीड़ की हड्डी है ना, लीड़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क ठोस गढ़े भूरे लाल रंग का होता है और यह गाढ़ा भूरा लाल रंग का होता है। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये गाढ़ा भूरे लाल रंग का होता है। कैसा होता है? तो गाढ़ा भूरे लाल रंग का ये होता है। कौन चीज? तो वृक्क का कहेगा कि कलर कैसा होता है? तो गाढ़े भूरे लाल रंग का। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, तथा इसका आकार सेम के बीच के आकार के समान होता है ना। तो इसका अगर आकार पूछेगा तो सेम के बीच के आकार के जैसा होता है। और करीब इसका मोटाई चौड़ाई लंबाई पूछेगा तो इसका जो है लंबाई होता है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई की बात करें तो 5 से 6 सेंटीमीटर। और ये अगर मोटाई की बात करें तो 2.5 से लेके 4 सेंटीमीटर इसका मोटाई होता है। तो बिल्कुल आप लोग को संरचना बिल्कुल पता चल गया होगा कि मानव वृक्क का जो संरचना कैसा होता है, इसका लंबाई कितना होता है, मोटाई कितना होता है और चौड़ाई कितना होता है। उसके आगे अब हम लोग देखेंगे कि वृक्क की भीतरी सतह हाइलम कहलाती है। वृक्क के जो भीतरी सतह होती है, इस प्रकार से आप लोग वृक्क देखे होंगे, है ना। तो वृक्क के भीतरी सतह, ये जो भीतरी सतह है ना, इसी को हम लोग हाइलम कहेंगे। इसको अंदर जो है इसको हाइलम कहते हैं, हाइलम कहते हैं। देखिए यहाँ पे कहाँ है, हाँ, हाइलम कहलाता है। प्रत्येक वृक्क के हाइलम से एक मूत्रवाहिनी निकलती है जो आगे चलकर मूत्राशय नामक थैली में खुलती है। और ये जो है प्रत्येक वृक्क में एक मूत्रवाहिनी निकलती है जो आगे चलकर किसमें, तो एक ब्लाडर नामक संरचना पाया जाता है जिसको हम लोग मूत्राशय कहते हैं। तो इसी मूत्राशय में ये नलिया क्या होता है, खुलता है, ये नली खुलता है। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ये आगे से यहाँ पे समय समय पर ये मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलता है। तो आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, मूत्राशय नामक थैली में खुलती है। मूत्राशय थैली का समान एक मांसल रचना होता है जिसमें जो है मूत्रवाहिनी से आए मूत्र संचित होता है। और इसी में मूत्र संचित होता है जो मूत्र मार्ग के द्वारा समय समय पर शरीर से बाहर निकल जाता है। और इसी के माध्यम से मूत्र मार्ग के माध्यम से ये समय समय पर बाहर निकल जाता है। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके आंतरिक संरचना क्या होता है। वृक्क की आंतरिक संरचना बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। तब वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए वृक्क की आंतरिक संरचना, प्रत्येक वृक्क बाहरी से संयोजी ऊतक तथा और रेखित पेशी से बने पतले कैप्सूल से ढका होता है। देखिए इसका जो है ये कहेगा कि वृक्क किससे ढका होता है, तो संयोजी ऊतक से। वही संयोजी ऊतक जो कैप्सूल की तरह रचना बनाता है। क्या बनाता है? कैप्सूल की तरह रचना बनाता है। तो उसी कैप्सूल में ये जो है वृक्क संचित रहता है, यानी ढका रहता है। संचित नहीं कहिए, ढका रहता है इसके। अब इसकी अगर संरचना की बात करें तो 15 से 16 पिरामिड जैसी संरचना के बना होता है, जो शंकु जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वृक्क शंकु कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वृक्क शंकु। बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिसे हम लोग वृक्क शंकु कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म रमी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है जो नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं कहलाती है। और इसी जो है एक वृक्क में जो है, एक वृक्क में जैसे वृक्क है, यहाँ पे दोनों साइड में वृक्क है और इस दोनों वृक्क में क्या है, छोटे छोटे पतली पतली नलिकाएं पाया जाता है जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, या तो फिर हम लोग कहते हैं वृक्क नलिकाएं कहते हैं। नेफ्रॉन, देखिए नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जिस प्रकार से मानव के मस्तिष्क के जो है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, है ना, या फिर मनुष्य के संरचनात्मक यानी हमारे शरीर के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं ना। किसी भी जीव के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, उसी प्रकार से वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नेफ्रॉन किसको कहते हैं। अब देखिए प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन, देखिए नेफ्रॉन की संरचना अब हम लोग जानते हैं, है ना। नेफ्रॉन की बात आया यहाँ पे, तो नेफ्रॉन के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। तो देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन होते हैं। देखिए
ये कहेगा कि एक वृक्क में कितने नलिकाएं हैं, तो 10 लाख, और 2 वृक्क में तो 20 लाख, यानी हमारे शरीर में 20 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। 20 लाख नेफ्रॉन मतलब हमारे शरीर में, यानी वृक्क में, है ना, वृक्क में 20 लाख है। यानी एक मनुष्य के शरीर में कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक वृक्क नलिकाएं का आरंभ जो है प्याले जैसे संरचना से होता है, और प्रत्येक वृक्क का जो है नेफ्रॉन, जो वृक्क में संरचना होता है, संरचना जिसको संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं, तो उस नेफ्रॉन की संरचना का जो शुरुआत होता है वो प्याले जैसे संरचना से होता है, जो हम लोग कहते हैं बोमेन संपुट। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। ये आगे चलकर क्या होता है, कोशिका गुच्छा या गले ग्लोमेरुलस नामक रक्त कोशिकाएं के एक जाल होता है, जिसे बोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, मेलेपियन कोश कहते हैं। तो ये देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे संरचना शुरू हो रहा है, इसमें ये प्याले जैसा संरचना है, तो इसमें बहुत सारे जाल की तरह संरचना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, इस जाल जैसे संरचना को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। और ये जो संरचना है पूरा, ये संरचना को हम लोग कहते हैं बोमेन संपुट। और ये दोनों को मिलाकर एक संरचना बन रहा है, ये प्याले जैसा संरचना बन रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, तो मेलेपियन कहते हैं, मेलेपियन कोश कहते हैं। यह आगे चलकर एक कुंडली जैसी संरचना, ऐसे कुंडली जैसी संरचना का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलने का चाप कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, हेलने का चाप कह देते हैं। यह आगे चलकर, यह आगे की ओर, देखिए यह आगे की ओर संग्राहक नलिका में खुलती है, जो मूत्रवाहिनी में खुलता है। देखिए आगे जो है संग्राहक नली से होते हुए, यह आगे की ओर संग्राहक नली से होते हुए मूत्रवाहिनी के माध्यम से, फिर उसके बाद मूत्राशय में, और मूत्राशय के द्वारा, मूत्राशय से संबंधित मूत्र मार्ग के द्वारा ये नलिकाएं जो है बाहर निकल जाती है। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा नेफ्रॉन के बारे में। या कि प्रत्येक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जिसका संरचना प्याले जैसे संरचना से शुरू होता है, जिसको हम लोग बोमेन संपुट कहते हैं, और उसमें जाल जैसे संरचना होती है, जैसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये जो है ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट संरचना को मिलाकर एक मेलोपियन कोश का निर्माण होता है ना। आगे चलकर ये कुंडली जैसे संरचना का निर्माण करता है, जिसे हेलेने का चाप कहते हैं। ये आगे की ओर संग्राहक नली से होते हुए मूत्रवाहिनी में खुलती है। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ इस प्रकार की संरचना है, आप लोग देख लीजिएगा, कुछ इस प्रकार की संरचना है। ये किसका सब संरचना है, तो नेफ्रॉन का है। ये संरचना किसका है, नेफ्रॉन का। ठीक है, नेफ्रॉन का संरचना है। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग जानते हैं वृक्क के कार्य। तो सबसे पहले ना वृक्क के कार्य के जानने से पहले देख लीजिए, यहाँ पे वृक्क के 3 गो कार्य होता है। एक होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, एक होता है ट्यूबुलर पुनःशोषण, और एक होता है ट्यूबुलर स्रावन। तो वृक्क 3 गो कार्य से संपन्न करता है, यानी 3 गो एक कार्यों को संपन्न करता है। तो देखिए, वृक्क द्वारा मूत्र निर्माण या उत्सर्जन की क्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला जो कि रक्त में जो आवश्यक पदार्थ है और अनावश्यक पदार्थ है, वो दोनों को अलग करना, तो उसको हम लोग कह देते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। अपनी लैंग्वेज में किस प्रकार से लिखेंगे, तो अपने लैंग्वेज में जब क्या करते हैं, रक्त आता है, तो रक्त से यूरिया, अमोनिया, जल, ग्लूकोज, प्रोटीन इत्यादि ग्लोमेरुलस में लाती है। क्या करती है, लाती है। अब देखिए, लाती है ये पदार्थ जो है बोमेन संपुट की पतली दीवार में छन कर वृक्क नलिकाएं में चली जाती है। कोशिकाएं एवं प्लाज्मा प्रोटीन बोमेन संपुट की भित्ति के अपरागम्य होती है, इसलिए इस फिल्ट्रेशन को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब देखिए, इस जो रक्त से अलग करता है आवश्यक पदार्थ को, अनावश्यक पदार्थ को अलग करेगा, उसको हम लोग कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और उसको पुनः अवशोषण किया जाता है। जब उसे क्या होता है, जल जब आता है, तो जल में
खनिज लवण जो आवश्यक पदार्थ है उसको पुनः अवशोषण किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्यूबुलर पुनः अवशोषण। और अगर जो अब हम लोग एक और यहाँ पे है ट्यूबुलर स्रावन, और जब उस पदार्थ को हम लोग क्या कर देते हैं, हानिकारक पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं, हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, तो उसको हम लोग कह देते हैं ट्यूबुलर स्रावन कह देते हैं। तो वही चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं इस तरह से कि कभी कभी नलिकाएं कोशिका के कुछ उत्सर्जी पदार्थ स्रावित होकर फिल्ट्रेशन के से मिलती है। अब ये इस फिल्ट्रेशन के ब्लाडर मूत्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ब्लाडर यानी मूत्र कहलाता है। यह मूत्र नलिका के से होकर गुजरता है तथा मूत्राशय में जमा हो जाता है, और यह समय समय पर क्या हो जाता है, मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलता है, जिसको हम लोग ट्यूबुलर पुनः शोषण कहते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं मूत्र की बनावट। तो मूत्र की बनावट आप लोग ध्यान से देखिएगा, मूत्र की बनावट में क्या चीज़ लिखना पड़ता है, अब सारे चीज़ आप लोग देखिएगा ध्यान से। मूत्र जो है साधारणतः जल, यूरिया और सोडियम क्लोराइड, उसके अतिरिक्त जो है अमोनिया, यूरिक अम्ल, ये सारे चीज़ मौजूद होता है। क्या होता है, सारे चीज़ मौजूद होता है। तो देखिए मूत्र साधारणतः जल होता है, यूरिया होता है, सोडियम क्लोराइड होता है ना, विद्वान होता है। अगर एक मनुष्य जो है 24 घंटे, एक मनुष्य 24 घंटे में 80 से जो है 80 से 100 ग्राम प्रोटीन क्या करता है, आहार के रूप में लेता है। एक साधारणतः मनुष्य की बात करें तो 100 ग्राम जो है एक दिन में प्रोटीन को लेता है। तो उसके मूत्र में कितना बनता है जी, तो उसके मूत्र में जो है कितना बनता है, तो 96% जल बनता है और 4% ठोस के रूप में रहता है, जिसकी 2% यूरिया रहता है, और अन्य पदार्थ यानी 2% होता है। और हमारे जो है हमारे 100 ml याद रखिएगा, हमारे 100 ml रक्त में 30 mg क्या चीज़ होता है, तो यूरिया होता है। 30 mg यूरिया होता है। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, हमारे 100 ml रक्त में, ये बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल पूछता है 100 ml रक्त में कितना यूरिया की मात्रा होता है, तो 30 mg यूरिया की मात्रा होता है। बिल्कुल आप लोग ये इसको रट जाइएगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो यही था हमारा आज का इस वीडियो में, हम लोग इतना ही करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले के पार्ट लेके आएंगे, यूरिया के बारे में समझेंगे। तो अब हम लोग मिलेंगे तीसरे वीडियो में उत्सर्जन के साथ, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए, आप पूरा मन लगाकर पढ़ते रहिए, और इसको जो है आप जितना भी पढ़ाया जाता है उसको याद कर लीजिए, क्योंकि आपका पास अब समय बहुत कम है ना। पूरा अगस्त खत्म हो गया, अब आने वाला है क्या चीज़, तो सितंबर आने वाला है। तो मेहनत लगाकर पढ़ते रहिए। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए